दोस्तों नमस्कार। आज हम 70 बीपीसी मेंस के लिए चर्चा करेंगे जलवायु परिवर्तन पे। यह एसए और जीएस दोनों में उपयोगी है। दोस्तों यदि 70 बीपीसी में फाइनल सिलेक्शन लेना है तो आप एटम बम्बई ज्वाइन कर सकते हैं। 180 पीडीएफ और वीडियो रख के जाइए। जीएस 1 2 एसए कंप्लीट फाइनल सिलेक्शन होगा। आइए अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जलवायु परिवर्तन से जुड़े हुए कोई क्वेश्चन आ जाएगा, उसकी भूमिका आपको लिखनी है। कई दशकों या उससे अधिक समय में तापमान, वर्षा, पवन प्रतिरूप या जलवायु के अन्य घटकों में हुए बदलाव को हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं। आईपीसीसी के सिंथेसिस रिपोर्ट 2023 के अनुसार वैश्विक तापमान में अगर देखेंगे तो 1850 से 1900 की तुलना में 2011 से 20 के बीच तापमान में 1.1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई है। यानी जलवायु परिवर्तन के किसी भी तरह के जो संकेतक होते हैं, यानी कैसे आप कह सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, एकमात्र संकेतक है तापमान में वृद्धि। जब तक तापमान में वृद्धि नहीं, चूंकि जलवायु के संकेतक, जलवायु परिवर्तन के या ग्लोबल वार्मिंग का एक ही संकेतक होता है तापमान। तापमान में वृद्धि से ही अंदाजा लगा सकता है कि जलवायु में बदलाव हो रहा है, क्योंकि जो क्लाइमेट होता है वो पूरी तरीके से तापमान पर निर्भर है। तापमान में बदलाव होगा तो तापमान से जुड़े हुए जितने भी जलवायु के घटक है सब में बदलाव होने लगता है, क्योंकि जलवायु की सारी घटकें तापमान पर निर्भर है। तो जलवायु परिवर्तन के साक्ष्य के रूप में तापमान को ही लिया जाता है, एविडेंस। तो आईपीसीसी के सिंथेसिस रिपोर्ट 2023 के कहता है कि 1850 से 1900 के बीच जो है, 1850 से 1900 यानी 50 वर्ष में 1850 से 1900 यानी 50 वर्ष। अब बनाम जो है 2010 से 11 से लेकर 20 के बीच तापमान में, यानी 50 वर्ष की तुलना में 10 वर्ष में तापमान में 1.1 डिग्री सेल्सियस की अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। और यह वृद्धि जो दर्ज की गई है मानव जनित ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण, मानव जनित ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। तो आखिर जलवायु परिवर्तन के क्या कारण है? तो कारण को दो भागों में बांटे हैं, एक प्राकृतिक कारण और मानव जनित कारण। हम यह जलवायु परिवर्तन पढ़ाएंगे वो मानव जनित कारण पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे, लेकिन इसको भी समझना जरूरी है। इससे में आ जाएगा तो थोड़ा सा बेहतर तरीके से लिखना है। डाटा बहुत दिए हैं, पीडीएफ में खाली डटे हैं और अच्छा अच्छा डाटा इस बार कलेक्शन किए हैं जो आपको याद भी हो सकता है। बहुत सारे लोग बता रहे थे कि डाटा इतना रहता है कि याद ही नहीं हो पाता है, तो इस पर डाटा स्टैंडर्ड डाटा दिए हैं ताकि याद हो। तो प्राकृतिक कारण में देखेंगे महाद्वीपीय विस्थापन या विघटन। देखिए, जब महाद्वीपीय विस्थापन और विघटन होता है महाद्वीप का, तो बरसात, पवन, स्थलीय भाग में बदलाव होता है, जलवायु के विभिन्न घटकों में बदलाव होता है। करोड़ों वर्ष में जो है पहले जो है महाद्वीप का जो है विघटन हुआ था। एशिया महाद्वीप का, यूरोप महाद्वीप का, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का। तो महाद्वीप का जब विघटन होता है तो उससे जो है स्थल में बदलाव आता है, स्थलीय विशेषता में बदलाव आता है और उससे जलवायु में बदलाव आता है। उल्का पिंड एवं धूमकेतु से भी जलवायु में बदलाव आता है। उल्का पिंड धूमकेतु से जो है क्या होता है कि उससे भी जलवायु में बदलाव आता है। महासागरीय धाराएं से भी जलवायु में परिवर्तन आता है। देखते होंगे जब एलिनो सक्रिय हो जाता है तो पृथ्वी तट पर अधिक वर्षा होने लगती है और भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश में क्या होती है, सुखाड़ की स्थिति आ जाती है। जहाँ गर्म ठंडी जलधारा मिलती है वहाँ कोहरा पड़ने लगता है। सागर तटीय क्षेत्रों में देखेंगे, महासागरीय तटीय क्षेत्रों में की जलवायु जो है समकारी होता है। मुंबई और कोलकाता में देखेंगे, चेन्नई में तो असमकारी जलवायु पाया जाता है, न अधिक गर्मी न अधिक ठंडा। इसके पीछे रीजन है समुद्री महासागरीय धाराएं। ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी विस्फोट से धूल कण, राख का उत्सर्जन होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है।
ये क्या करता है, वायुमंडल में सूरज की किरणों को जो है रोकने का प्रयास करता है। इससे पृथ्वी पर जो है सूरज की कम तापमान पहुंचती है, जिसके कारण क्या होता है, शीत जलवायु का प्रभाव होता है। पृथ्वी के अक्षीय झुकाव के कारण भी जो है जलवायु में बदलाव होता है। लेकिन इन सब कारणों से जो है, प्राकृतिक कारणों से जलवायु में जो बदलाव होता है वो प्रकृति एडजस्ट कर लेती है, पुनः अपनी स्थिति को प्राप्त कर लेती है। लेकिन मानव जनित कारणों से जो जलवायु में बदलाव होता है वो प्रकृति की सहन क्षमता से टॉलरेंस पावर से, कैपेसिटी से बाहर हो जाता है और वह अपना रूप दिखाने लगता है। मानव में भी आप किसी भी व्यक्ति को एक सीमा तक ही परेशान कर सकते हैं। एक सीमा के बाद उसको परेशान कीजिएगा तो वह आक्रामक जब होगा तो फिर कठिनाई हो जाती है। इसलिए सहन शक्ति तक किसी को आप टॉलरेंस कर सकते हैं। जैसे ही सहन शक्ति पार कर जाता है व्यक्ति आक्रामक हो जाता है, कुछ भी उठा लेता है, कुछ भी उठा लेता है। इसलिए हर चीज का प्रकृति में का सहन शक्ति होती है, और एक सहन शक्ति से ज्यादा अगर छेड़छाड़ करेंगे तो फिर जो है प्रकृति अपना रूप दिखाएगी ही, और मानव भी एक सीमा के बाद अपना रूप दिखा ही देती है। यही याद रखिएगा, और आप लोग भी तो दिखाते ही होंगे। नए जनरेशन तो बड़ी आक्रामक है, बड़ी आक्रामक है। तो चलिए, मानव जनित कारणों से क्या होता है कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, और यह ग्रीन हाउस गैसों के कारण क्या होता है, मानव जनित कारणों से जो ग्रीन हाउस गैस होता है उसका अधिक उत्सर्जन होता है, और जो प्राकृतिक सीमा है ग्रीन हाउस गैसों का वो अधिक हो जाने के कारण जो है परिवर्तन जो है दिखने लगता है। तो हम इस पर विशेष चर्चा करेंगे। मानव जनित कारणों में सबसे बड़ा कारण है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, फ्लोरिनेटेड गैस शामिल की जाते हैं। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग में 60% योगदान जो है कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, 60% योगदान। और मीथेन का भी जो है पावर अधिक होता है, लेकिन इसके योगदान कम है। अब हम इसको देखेंगे कैसे ग्रीन हाउस गैस जो है जलवायु परिवर्तन के कारण बनता है। यह वायुमंडल हम देख लिए हैं, यहाँ वायुमंडल है, ठीक है, यह पृथ्वी है। यहाँ पे पहले ही से जो है CO2, N2O, CH4, ओजोन, जलवाष्प, ये सब गैस जो है निश्चित सांद्रता में, ये सब गैस यहाँ है। यहाँ सूरज है, आप देख रहे हैं सूरज है। तो वायुमंडल में इसी ग्रीन हाउस गैस के कारण पृथ्वी पर जो है क्या होता है, जीवन संभव होता है। हम तापमान का अनुभव करते हैं। अगर वायुमंडल में यह गैस नहीं होगा तो पृथ्वी वीरान हो जाएगी, यहाँ जीव जंतु का अस्तित्व संभव नहीं होगा, जलकर राख हो जाएगा, धरातल जलकर बिल्कुल राख हो जाएगा, ये बंजर हो जाएगी, क्योंकि किसी जीव का अस्तित्व नहीं रहेगी। तो ये जीवन रक्षक गैस है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, जलवाष्प जो है सब जीवन रक्षक में शामिल किया जाता है, लेकिन एक निश्चित सीमा तक। एक निश्चित सीमा तक यह जो है क्या है, आपकी जो पृथ्वी पर जीवन संभव करती है। सबका सांद्रता फिक्स है, यह प्राकृतिक सीमा है। लेकिन क्या होता है कि मानव जनित कारणों से कार्बन डाइऑक्साइड, जीवाश्म ईंधनों का दहन, कोयले का दहन, पेट्रोल डीजल का दहन, वनों का विनाश, इस सब से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रता वायुमंडल में बढ़ता है। अब देखिए 1800 आईपीसीसी के सिंथेसिस रिपोर्ट 2030 के अनुसार 1750 के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में 47% की वृद्धि हुई है, 47% बढ़ गया है। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है कि पृथ्वी, सूर्य से जो पृथ्वी पर जो किरणें आती है, सौर्य किरण, उसको धरातल पे आने देता है। लेकिन पृथ्वी जो कि कोई भी वस्तु जब गर्म होती है तो विकिरण करती है। आदमी जब गर्म होता है बोलता है, आक्रामकता में आता है। तो पृथ्वी भी जब गर्म होती है तो क्या करता है, वो भी विकिरण करने लगेगी, उसको भी ठंडा होना है। व्यक्ति गर्म होता है तो फिर ठंडा भी तो होता है। तो ठीक उसी तरीके से जब पृथ्वी सूरज की किरणों से गर्म होगी तो गर्म होने के बाद उसको ठंडा भी होना है,
ठंडा कैसे होगा? पृथ्वी विकिरण करने लगता है, विकिरण करने लगता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य के लिए पारदर्शक का काम करता है, सूर्य की किरणों के लिए, सूर्य की किरणों को धरातल पर आने देता है, लेकिन पृथ्वी से जो विकिरण होता है उसको रोक लेता है, और रोक कर और फिर पृथ्वी के ऊपर प्रत्यावर्तित करती है, जिसके कारण पृथ्वी पर जो है गर्मी हम महसूस करते हैं। लेकिन एक निश्चित सीमा तक अगर कार्बन डाइऑक्साइड है, प्राकृतिक सीमा तक, तो क्या होगा कि वह जो है निश्चित मात्रा में पृथ्वी से होने वाले विकिरण को क्या करता है, रोककर धरातल की ओर जो है प्रत्यावर्तित करती है, और कुछ भाग सीधे वायुमंडल में चला जाता है। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता यहाँ अधिक, कार्बन डाइऑक्साइड की जो सांद्रता है, कंसंट्रेशन अगर अधिक हो जाएगा, तो यह बड़े पैमाने पर क्या करेगा, पृथ्वी से जो होने वाली है, सूर्य की सारी किरणों को आने देगी पृथ्वी पर, लेकिन सूर्य से होने वाली जो पृथ्वी से जो होने वाली विकिरण है उसको दीर्घ तरंग, जो अवरक्त किरणें, विशेष करके अवरक्त किरणें, वह क्या करता है, अधिक कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण, मानव जनित कारणों से यह रोककर और अधिक मात्रा में रोकता है और धरातल की ओर प्रत्यावर्तित करती है, जिसके कारण धरातल पर तापमान में टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है। तो एक निश्चित सीमा तक ठीक है, लेकिन जैसे ही इसकी मात्रा जब अधिक होगी तो अधिक मात्रा में न रोकेगा, कम मात्रा है तो कम रोक रहा है, मात्रा अधिक हो जाएगा तो अधिक रोकेगा, जब अधिक रोकेगा तो अधिक नीचे जो है प्रत्यारोपित करेगी, पृथ्वी पर अधिक मात्रा में जो है लौटाएगी। जब अधिक मात्रा में लौटाएगी तो क्या होगा, धरातल गर्म होगा, धरातल गर्म होगा तो जलवायु परिवर्तन होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। तो इस सब गैस का यही काम है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का खेला देखिए क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड का विमोचन मानव जनित कारणों से, जीवाश्म ईंधनों के दहन से, जो भी कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सब जो जलन होता है, इस सबसे जो है बड़े पैमाने पे हो रहा है। इसके अलावा वन विनाश के कारण भी जलवायु परिवर्तन होता है। पहले गैस सुन लीजिए, मीथेन का उत्सर्जन धान की खेत में, चावल की खेत से, नाइट्रस ऑक्साइड का जो है उर्वरक कारखाना, परिवहन संचार साधनों से, पेट्रोल डीजल के जलाने से, इस सब से जो है फ्लोरिनेटेड गैस से, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से जो है थी, उसके बाद ओजोन का जो है, ओजोन तो एक अस्थायी गैस बनता है, बिगड़ता है, तो इसका योगदान बहुत कम है, बहुत कम है। तो आप देखे होंगे धान के खेत से या विभिन्न प्रकार के औद्योगिक कारखानों से निकलने वाले जो गैस होता है, उससे जो है ये सब ग्रीन हाउस गैस है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है, जो रेफ्रिजरेटर है या अग्निनाशक जो स्प्रे है, फोम है, इस सब से निकलता है, एसी है, तो इस सब से जो है विमोचन होता रहता है। अब देखिए आईपीसीसी के सिंथेसिस रिपोर्ट 2023 के अनुसार 1750 से लेकर से अब तक जो है कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में, मीथेन की सांद्रता में 156% की वृद्धि हुई है। यानी यहाँ से मीथेन की जो यहाँ मात्रा था वो 156% बढ़ गया है। नाइट्रस ऑक्साइड का जो है 23% बढ़ गया है। जब शक्तिशाली होगा यहाँ गैस, तो अधिक मात्रा में वह सूर्य की किरणों को धरातल पे आने देगा, लेकिन जो धरातल गर्म होकर जो विकिरण करता है उसको रोक कर पुनः धरातल की ओर प्रत्यावर्तित करती है, जिस कारण धरातल पर अधिक तापमान होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड है, और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन जो है मानवीय स्रोतों से, विभिन्न वाहनों, औद्योगिक कारखानों, चिमनियों, मीथेन का उत्सर्जन धान के खेत से, नाइट्रस ऑक्साइड का उर्वरक कारखाना या विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों से होता है। एक वन विनाश से भी जलवायु परिवर्तन होता है। अब हम पुनः पीछे की ओर देखेंगे। दूसरा कारण है वन विनाश। वन विनाश से कैसे जलवायु परिवर्तन होता है, देखिए वन जो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करता है। अगर आप वन को विनष्ट कर देंगे तो जितने भी मानव जनित स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड का आप उत्सर्जन करते हैं, औद्योगिक कारखानों से, गाड़ियों से, तो वह वन अगर होगा तो अवशोषित कर लेगा, वन नहीं होगा तो सारा वायुमंडल में जाएगा। तो वन विनाश के कारण भी जो है ग्लोबल वार्मिंग होता है।
क्योंकि वन अगर होगा तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को कम जाने देगा, क्योंकि वह प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान अवशोषित कर लेता है। लेकिन वन अगर विनाश करेंगे तो सारा कार्बन डाइऑक्साइड चला जाएगा, और जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अधिक होगी तो जलवायु परिवर्तन, पृथ्वी पर अधिक तापमान, पृथ्वी पर अधिक जो है मात्रा में तापमान बढ़ेगा। वन विनाश के कई कारण हैं। बुनियादी ढांचा के निर्माण, कृषि भूमि का विस्तार, वनों में अग्नि लगना। अग्नि दो तरीके से लगता है, चाहे अनचाहे में। प्राकृतिक कारणों से भी आग लग जाता है। वनों की कटाई जो है सड़क निर्माण, पुल निर्माण में, फर्नीचर में, या मानव उपयोग के लिए। एरोसॉल भी जो है क्या करता है, जलवायु परिवर्तन के कारण बनता है। इससे जो है भारतीय मौसम प्रभावित होती है, समझ रहे हैं। वायुमंडल में इसका संकेंद्रण अधिक होने से मानसून में एक अनिश्चितता पैदा होती है। लेकिन जलवायु परिवर्तन के जो मुख्य कारण है वो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन और वन विनाश, दो कारण है। और कैसे होता है आप देख लीजिए। और इस गैस का जो है उत्सर्जन मानव जनित स्रोतों से होता है। जब अधिक से अधिक अवशोषण होगा तो क्या होगा, अधिक से अधिक उत्सर्जन होगा तो उसकी मात्रा वायुमंडल में अधिक से अधिक जाएगी। अधिक से अधिक जाएगी तो अधिक से अधिक जो है पृथ्वी से जो होने वाले विकिरण है उसको धरती पर लौटाएगी, जिससे अवशोषित करेगी, जिससे क्या होगा, धरातल पे तापमान में वृद्धि होगा। और तापमान में वृद्धि होगा तो जलवायु में परिवर्तन होगा। अब हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण समझ गए होंगे। अब जलवायु परिवर्तन का प्रभाव क्या है। ग्लोबल वार्मिंग वही है, पृथ्वी के जो वैश्विक धरातलीय पृथ्वी के तापमान में होने वाली वृद्धि को ही ग्लोबल वार्मिंग करते हैं। अब जलवायु परिवर्तन क्या है। सबसे बड़ा प्रभाव वैश्विक तापमान में वृद्धि। आईपीसीसी सिंथेसिस रिपोर्ट के अनुसार 1850 से 1900 की तुलना में 2011 से 20 के बीच तापमान में 1.1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। महासागरों पर प्रभाव, समुद्री जल स्तर में वृद्धि होता है। तापमान में वृद्धि होगा तो समुद्री जल स्तर में दो तरीके से वृद्धि होता है। एक हिम ग्लेशियर पिघलेगा, हिम ग्लेशियर पिघलेगा तो क्या होगा, अधिक से अधिक जो है जल समुद्र में जाएगा, जल स्तर बढ़ेगा। दूसरा, समुद्री जल गर्म होगा, जल जो है तापमान के कारण समुद्री जल गर्म होकर फैलता है। दो स्तरों से समुद्री जल में वृद्धि होती है। दूसरा है समुद्री अम्लीयता में वृद्धि। अब देखिए, जो पृथ्वी से होने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड, जो मानव जनित स्रोतों से जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, उसका एक बहुत बड़ा भाग समुद्र जो है अवशोषित कर लेता है। जो फाइटोप्लैंक्टन जो देखते हैं वह जो है अवशोषित कर लेता है। लेकिन जब अधिक मात्रा में मानव जनित कारणों से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होगा, उत्सर्जन होगा, तो अधिक से अधिक मात्रा में समुद्र क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करेगा। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड एक अम्लीय गैस है, तो अम्लीय गैस का समुद्र अगर अवशोषण कर रहा है तो समुद्री जल क्या होगा, अम्लीय हो जाता है। समुद्री घटनाओं में वृद्धि। अब जब समुद्र के तापमान में वृद्धि होगा, समुद्री जल के तापमान में, तो सुनामी, चक्रवात, समुद्री तूफान के बनने की घटना तीव्र हो जाती है। अभी हाल ही में देखेंगे, बिपरजॉय हो, मिथली हो, मिचोंग हो, ये सब समुद्री तूफान हाल के वर्षों में तेजी से बढ़ा है। ढलाव में परिवर्तन हो जाता है। अब अधिक से अधिक मात्रा में हिम ग्लेशियर पिघलने से जल अगर समुद्र में जाएगा, तापमान में, समुद्री जल के तापमान में वृद्धि होगा तो समुद्री ढलाव में ही परिवर्तन हो जाता है। और पारिस्थितिकी तंत्र का पर असर, जैसा कि जानते होंगे, समुद्री जल के स्तर में समुद्री जल के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने पर प्रवाल विरंजन की घटना होने लगती है। प्रवाल विरंजन 1997-98 में भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश के समुद्र में तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने के कारण 70 से 80% प्रवाल जो है मर गया था। तो समुद्री परिस्थिति तंत्र पर भी असर पड़ता है। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे वर्षण के प्रतिरूप में बदलाव। देखिए, तापमान में वृद्धि होगा तो कहीं अधिक वर्षा तो कहीं कम वर्षा, और वर्षा की टाइमिंग में भी चेंजिंग होता है। मानसून की अनिश्चितता में बदलाव होगा, कभी मानसून देर से आएगा
तो कभी जो है पहले ही आ जाएगा, कभी देर से समाप्त होगा, कभी पहले ही समाप्त हो जाएगा। अभी हाल ही में जो है संयुक्त अरब अमीरात में पिछले 75 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अप्रैल माह में, इसी माह में, एक सप्ताह पहले, पिछले 75 साल में जितना बारिश ने, मतलब 75 साल का रिकॉर्ड जो है तोड़ दिया है। सर्वाधिक सहारा मरुस्थल अफ्रीका के साहेल क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वर्षा हुई है। तो आप देखेंगे नए नए जगह पे जो वर्षा हो रही है, जहां पहले रेगिस्तान था, तो इसका सीधा संबंध क्लाइमेट चेंज से है। तो क्लाइमेट चेंज में तापमान बढ़ेगा तो कहीं अधिक वर्षा होगा तो कहीं कम वर्षा होगा। जहां अधिक होगा वहां बाढ़ आएगा। अभी संयुक्त अरब अमीरात में जहां कम होगा वहां सूखा पड़ेगा। उसके बाद जैव विविधता का ह्रास, जलवायु परिवर्तन से जैव विविधता पर असर पड़ता है, जिसमें मानव भी है। अब देखिए, जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक आपदाएं, सूखा, बाढ़, सुनामी, चक्रवात, वन अग्नि, इस सब घटना की तीव्रता होती है। इससे क्या होता है, पेड़ पौधे, जीव जंतु की क्षति होती है। बाढ़ में लोग दहते हैं ना। जैव विविधता, इसके अलावा जो है जैव विविधता का जो है प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो है जैव विविधता, वन अग्नि के कारण होता है। वनों में आग लग गया, जीव जंतु, पेड़ पौधे ध्वस्त हो गया। उसके बाद जो है पेड़ पौधे, जीव जंतु की जो बीमारी, कीट प्रकोप का प्रसार तेजी से होता है। इससे भी जैव विविधता का जो है लॉस होता है। भूमि संसाधन पर प्रभाव, जैव विविधता के कारण जो है मतलब जलवायु परिवर्तन के कारण भूमि का निम्नीकरण होता है। अब भूमि का निम्नीकरण जो है कैसे होता है, अधिक तापमान होगा तो क्या होगा, तापमान होगा तो वायु का प्रवाह, वायु जो है प्रवाह तेज हो जाएगा। और वायु का प्रवाह तेज होगा और साथ ही साथ मिट्टी की ऊपरी जो परत है उसमें नमी समाप्त हो जाएगी। तो वायु द्वारा क्या होगा, भूमि का जो है वायु द्वारा अपर्दन होगा। अधिक बाढ़ आएगा तो अवनालिका अपर्दन होगा, भूमि का जल द्वारा अपर्दन होगा, बाढ़ द्वारा अपर्दन होगा। उसके बाद जो है तटीय क्षेत्रों में जो है समुद्री जलस्तर वृद्धि से तटीय क्षेत्रों में जो है कि भूमि जो है लवणीय हो जाता है। तो भूमि बंजर हो जाता है अधिक तापमान के कारण। जब तक नमी नहीं होगा भूमि में तब तक उपजाऊ नहीं होगा, नमी होना जरूरी है। उसके बाद हिम ग्लेशियर का पिघलना, नासा के अनुसार देखेंगे आर्कटिक समुद्री बर्फ का विस्तार हो रहा है। प्रति दशक जो है 12.6% जो है आर्कटिक क्षेत्र के समुद्री बर्फ जो है कम हो रहा है। तो ये जलवायु परिवर्तन का असर है। उसके बाद जो है उष्णकटिबंधीय रोगों का प्रसार भी दिखेगा। जब जलवायु परिवर्तन होगा तो जो मलेरिया है या इसी तरीके से जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो होने वाली रोग है, इसका जो है शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्रसार हो रहा है। नए नए रोगों का नए नए क्षेत्रों में प्रसार होगा। अब मुजफ्फरपुर में इन्फ्लूएंजाइटिस, जापान में जो है थी, गोरखपुर में नए नए क्षेत्रों में जो है रोगों का प्रसार हो रहा है तापमान में वृद्धि के कारण। अब भारत पर क्या असर पड़ेगा, भारत की जलवायु, भारत पर सबसे पहले भारत के जल संसाधन पर प्रभाव, भूमिगत जल स्तर में गिरावट। अभी देखिए इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के सिंधु गंगा क्षेत्र के कुछ क्षेत्रों में भूमिगत जल स्तर में जो कमी की जो चरम सीमा है, टैपिंग पॉइंट है, वो पहले ही प्राप्त कर चुका है। भूमिगत जल में लवणता में वृद्धि हो रही तटीय क्षेत्रों में, जैसा कि जानते होंगे कि जो तटीय क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र के जो भूमिगत जल है लवणीय हो रहा है। मानसून की अनिश्चितता बढ़ने से कहीं अधिक वर्षा तो कहीं कम वर्षा, जहां कम हो रहा है वहां सूखा की स्थिति हो रही है, ये स्थिति है। उसके बाद देश के 60% जो कुआं है और उसमें जो उसके जल स्तर में जो है गिरावट दर्ज की जा रही है। कृषि पर प्रभाव देखेंगे, अधिक तापमान के कारण मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, मिट्टी में नमी समाप्त हो रही है, भूमि बंजर होता जा रहा है।
अधिक तापमान के कारण फसल जो है समय से पहले पक जाता है, इसकी गुणवत्ता पर असर हो रही है, इससे किसानों की आय प्रभावित हो रही है। वर्षा की अनिश्चितता के कारण कृषि कार्य में सिंचाई का जो है सिंचाई के क्षेत्र में अनिश्चितता बढ़ी है, जिससे कृषि उत्पादन उत्पादकता पर असर पड़ रहा है। अधिक तापमान के कारण नए नए कीटों रोगों का प्रसार हो रहा है, इससे कृषि उत्पादन प्रभावित हो रही है। साथ ही साथ फसल उत्पादन पर असर देखेंगे तो एक अनुमान के अनुसार जो है 2050 तक जो है गेहूं के और 2080 तक गेहूं के उत्पादन में 22%, चावल के उत्पादन में 15%, मक्के के उत्पादन में 18%, आलू के उत्पादन में 6% की कमी होने की संभावना है। साथ ही साथ पशुपालन पर असर पड़ रहा है। पशुपालन जो है ग्रामीण आय किसानों की आय में वृद्धि के लिए गांव में रोजगार का एक बहुत बड़ा स्रोत है। साथ ही साथ औद्योगिक क्षेत्रों के लिए अब अधिक तापमान के कारण पशु समय बीमार पड़ रहा है। चारा का जो चारा है, पशु की चारा की कमी हो रही है। एक और पशु बीमार पड़ रहा है, पशु की जो आयु है वो कम हो रही है, इससे किसानों की आय प्रभावित हो रही है। दूसरी ओर बीमार पड़ने से जो है उस इलाज पर अधिक खर्च करना पड़ रहा है। तो हाल में देखें कि पशुओं के लिए जो टीकाकरण चलाया जा रहा है, पशु स्वास्थ्य पर अधिक जो है ध्यान दिया जा रहा है। इसी कारण पशुपालन पर जो है इससे किसानों की आय, उसके बाद मत्स्य पालन, तटीय क्षेत्रों में समुद्री जलस्तर में मत्स्य पालन पर असर पड़ रहा है। भूमिगत जलस्तर, जल निकाय, तालाब, नदी में जलस्तर में गिरावट होने से जो मीठे जल में जो मत्स्य पालन है उस पर असर पड़ रहा है। तटीय क्षेत्रों में जो है कि मछुआरे की आजीविका पर असर पड़ रहा है। उसके बाद जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में विश्व बैंक के अनुसार 2050 तक जलवायु परिवर्तन के कारण भारत के जीडीपी में 2.8% की क्षति होगी। ILO के अनुसार कहा गया है कि काम के घंटे प्रभावित होंगे भारत में, वर्क फोर्स के श्रमिकों के। सामाजिक क्षेत्रों में असर देखेंगे तो जलवायु परिवर्तन में वृद्धि होगा। अब जलवायु परिवर्तन में कैसे वृद्धि होगा? अब तटीय क्षेत्र डूब जाएंगे, डूबेंगे तो तटीय क्षेत्र के लोग क्या करेंगे? देश के आंतरिक भागों में आएंगे। अब जलवायु परिवर्तन के कारण जो है जल निकाय, जल संकट पैदा होगा, लोगों का प्रवासन बढ़ेगा। तो जलवायु परिवर्तन में वृद्धि होगी। उसके बाद जो है आसपास के बांग्लादेश डूब जाएगा, तो बांग्लादेश के लोग जो है आसपास के देशों में, भारत ही आसपास में है तो भारत की ओर जो है प्रवासन करेगा। तो जलवायु प्रवासन में वृद्धि होने की संभावना है। मानव स्वास्थ्य पर असर। अब जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान अधिक होगा। देखिए, जलवायु परिवर्तन का एकमात्र शख्स तापमान है और तापमान के कारण ही सारी घटनाएं होगी। इसलिए टेम्परेचर याद रखिएगा, टेम्परेचर से ही जोड़कर सारे चीज लिखिएगा। अब मानव स्वास्थ्य, अधिक तापमान के कारण क्या होगा? नए नए रोगों का प्रसार होगा, नए नए रोगों का प्रसार होगा, नई नई बीमारी पैदा होगी। अधिक तापमान के कारण लोग की जो अधिक गर्मी के कारण लोगों की जो कार्य क्षमता है प्रभावित होगा। अधिक तापमान के कारण फसलों की गुणवत्ता प्रभावित होगी। फसलों की गुणवत्ता प्रभावित होगी तो फसल की जो पौष्टिकता है वह प्रभावित होगा। पशुधन, पशु उत्पाद पर असर पड़ेगा, क्योंकि पशुधन पे मत्स्य पालन पर असर होगा तो लोगों की प्रोटीन की कमी होगी, और लोगों की प्रोटीन की कमी होगी तो ऑटोमेटिक जो है बीमारी पैदा होगी। मलेरिया जनित बीमारी का प्रसार बढ़ेगा। अब जहां तापमान बढ़ेगा, कहीं तापमान बढ़ने से कहीं अधिक वर्षा तो कहीं कम वर्षा। जहां तापमान अधिक होगा, जहां अधिक वर्षा होगा वहां बाढ़ आएगा, बाढ़ आएगा तो लोगों की तबीयत, स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। मलेरिया का प्रकोप बढ़ेगा, बीमारी बढ़ेगी। जहां सूखा होगा पशु की चारा प्रभावित होगी, पेयजल संकट पैदा होगा, साफ सफाई समझौता होगा, मानव स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। कुपोषण का विस्तार। अधिक तापमान के कारण कृषि उत्पादन प्रभावित होगा, कृषि उत्पादन प्रभावित होगा, खाद्य सुरक्षा प्रभावित होगा, खाद्य सुरक्षा प्रभावित होगा तो कुपोषण का विस्तार होगा। खाद्य सुरक्षा प्रभाव देख लीजिए। महिलाओं पर असर। अधिक तापमान के कारण क्या होगा? महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, सबसे जल निकाय की संकट पैदा होगी तो महिलाओं को दूर से जल लाना पड़ेगा, तो महिलाओं के समय और श्रम की अधिक खर्च होगी। साथ ही साथ पशुधन प्रभावित होने से परिवार की आय प्रभावित होगी, क्योंकि गांव में रहने वाले बड़े
आप पशु को गाय बकरी भैंस ये सबको आय का एक स्रोत माना जाता है। चारा प्रभावित होगी तो गाय पालन भैंस पालन बकरी पालन इस पर असर होगा तो महिलाओं की आय गिरावट होगी। स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा तो खर्च बढ़ेगा, परिवार की खर्च बढ़ेगी तो महिला पर असर पड़ेगा। तो इस तरह से महिलाओं के जीवन पर भी जो है कई तरीके से आय प्रभावित होने से, खाद्य सुरक्षा प्रभावित होने से, पेयजल संकट पैदा होने से, कृषि उत्पादन प्रभावित होने से। अब कृषि उत्पादन प्रभावित होगा तो महिलाओं के रोजगार पर, क्योंकि बड़े पैमाने में महिला कृषि क्षेत्र में काम करती है, तो प्रभावित होगा। गरीबी में वृद्धि, अब जलवायु परिवर्तन के कारण कुपोषण का विस्तार होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी तो गरीबी में वृद्धि होगी। तो इस तरीके से सामाजिक प्रभाव भी जो है होगा। राजनीतिक प्रभाव में देखेंगे जलवायु परिवर्तन के कारण क्या होगा, जल विवाद पैदा होगा, जल संकट पैदा होगा तो जल विवाद होगा। जल विवाद किसमें, राज्यों के बीच, क्योंकि नदियां जो होती है एक राज्य से दूसरे राज्यों फैली रहती है। तो जो हाल के वर्षों में जो नदी जल विवाद है, कभी छत्तीसगढ़ उड़ीसा के बीच, कभी कर्नाटक केरल और तमिलनाडु के बीच, तो इन जो नदी जल विवाद है ये जलवायु परिवर्तन कारण ही हो रहा है, जल संकट, जल की कमी कारण। उसके बाद पड़ोसी देशों के बीच विवाद बढ़ेगा। अब भारत बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी जल विवाद, भारत पाकिस्तान के बीच जो है सिंधु जल विवाद, इसके उदाहरण दिए जा सकते हैं। तो इस तरीके से जलवायु परिवर्तन से जो है कई दुष्प्रभाव जो है देखने को जो है मिल रहा है। अब जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए क्या क्या प्रयास है, दो प्रयासों पर जो है जोर दिया जाता है। एक है शमन, मिटिगेशन पर जोर दिया जाता है, और दूसरा है अनुकूलन। मिटिगेशन में क्या होता है कि जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकी, पर्यावरण प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया जाता है, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाता है, नवीकरणीय ऊर्जा को जो है बढ़ावा दिया जाता है, हरित भवन। यानी मिटिगेशन में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को ही कम किया जाता है, के लिए कदम उठाए जाते हैं। अब वन रोपण से कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर सकते हैं, ऊर्जा दक्ष उपकरण से कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन कम कर सकते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा से कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन कम कर सकते हैं, हरित भवन, हरित ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण मित्र प्रौद्योगिकी से मेट्रो ट्रेन, बैटरी चालित वाहन, इस सबसे जैव ईंधन, इस सबसे कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम कर सकते हैं। मिटिगेशन में यही उपाय किया जाता है। अनुकूलन में अब अगर मान लीजिए जलवायु परिवर्तन घट रहा है तब उनके अनुकूल चलना होगा, तो आपदा पूर्वान प्रणाली का विकास किया जाता है, लचीली बुनियादी ढांचा का विकास किया जाता है, और ऐसा बुनियादी ढांचा जो बाढ़ सूखा में भी टॉलरेंस कर सके, प्राकृतिक आपदा में भी। बाढ़ अनुकूल, सूखा अनुकूल फसलों का विकास किया जाता है। अभी सूखे की स्थिति में उच्च उपज देने वाली चना की अद्विका किस्म विकसित की गई है, चना की किस्म। कीट रोधी फसलों का विकास किया जाता है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन होगा तो कीटों का प्रसार होगा। गर्मी में तो सब उभर जाता है, खरपतवार बढ़ेंगे, तो कीट रोधी फसलों का विकास करना होगा। तो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए इन्हीं दो उपायों पर जोर दिया जाता है और सारा प्रयास इन्हीं दोनों चीजों पर होता है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक प्रयास में 1988 में UNEP द्वारा IPCC इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जो है गठन किया गया है, IPC। और उसके बाद जो है यह IPCC क्या करता है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल। इस पैनल का उद्देश्य है कि जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए विभिन्न देशों को जलवायु संबंधी रणनीतिक ज्ञान उपलब्ध कराना, जलवायु परिवर्तन के समय पर जो है आकलन प्रस्तुत करना, और जलवायु परिवर्तन के प्रति वैश्विक समाज को जागरूक करना। यानी जलवायु परिवर्तन के प्रति क्या क्या खतरा है, इसके बारे में कैसे कदम उठाया जाना चाहिए, इसके बारे में यह जागरूक करने का काम IPCC ही करता है। एक है UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी समझौता। यह समझौता 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में जो है किया गया था,
और 21 मार्च 1994 के समझौता लागू हुआ है। इस समझौता के बाद क्या हुआ है कि प्रति वर्ष जो है इस समझौते के तहत जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का आयोजन किया जाता है। अभी तक जो है 28 हो चुका है और 29वां का सम्मेलन जो है 29वां सम्मेलन जो है अजरबैजान के बाकू में होने वाला है नवंबर 2024 में। और इसी सम्मेलन में जो है कोटो प्रोटोकॉल हुआ था, 1997 में जापान के कोटो शहर में हुआ था। इस कोटो प्रोटोकॉल को 16 फरवरी 2005 को इसको लागू कर दिया गया। इसमें विकसित देशों को जलवायु ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसकी द्वितीय अवधि जो है 13 से 20 है, वो भी समाप्त हो गई है। अब जो है पेरिस जलवायु समझौता को पेरिस जलवायु समझौता को 2015 में किया गया था COP21 के तहत। यह समझौता भी लागू हो चुका है और इस समझौते के अनुसार जो है वैश्विक तापमान को 21वीं सदी तक 2 डिग्री से नीचे और 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है और साथ ही साथ तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना है। इसका जो है मुख्य लक्ष्य यही है, बाकी आप पढ़ लीजिएगा, सब PDF में सब है। उसके बाद जलवायु विद जो है जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को जलवायु वित्त की सुविधा दी जाती है ताकि अनुकूलन और शमन कार्य को संभव बनाया जा सके। कार्बन बाजार है जलवायु यूएनएफसीसी के तहत ही एक तंत्र है। इसके तहत क्या होता है कि कार्बन बाजार के तहत जो है विभिन्न देश जो है प्रतिवर्ष जो है अपना कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करता है, विभिन्न कंपनियों को देता है। देश भी जो देश कंपनी अपने लक्ष्य को पूरा नहीं करता है, क्या करता है कि जो देश उत्सर्जन कम किया है उसके कम उत्सर्जन को अपने में जोड़ लेता है और उसके बदले में उसको रुपया दे दिया जाता है। कार्बन ट्रेडिंग होता है। उसके बाद जो है भारत द्वारा भी प्रयास जो है कई किया गया है। NDC की घोषणा भारत सरकार द्वारा की गई है पेरिस जलवायु समझौते के प्रावधानों के अनुसार 2005 के स्तर से 2030 तक। उसके बाद इसका अद्यतन किया गया है 2005 के स्तर से 2030 तक GDP की उत्सर्जन तीव्रता को 45% कटौती करना और 2030 तक 50% ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त करना, यह अद्यतन बताए हैं। और साथ ही साथ अभी हाल ही में जो है मिशन लाइफ की पर्यावरण के साथ जीवन शैली की शुरुआत की गई प्रधानमंत्री द्वारा। साथ ही साथ वन रोपण को बढ़ावा देने के लिए हरित ग्रिड कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान जो है की शुरुआत की गई है। इसमें अगले 20 वर्ष में जो रेफ्रिजरेटर है, जो कूलिंग है, उसमें उसको जो है दक्ष बनाने के लिए, ऊर्जा दक्ष उपकरण अपनाने के लिए, वैकल्पिक प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए इस एक्शन प्लान की शुरुआत की गई है। और सबसे बड़ा महत्वाकांक्षी है कि वर्ष 2008 में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना की शुरुआत की गई थी। इसके तहत 8 मिशन है। राष्ट्रीय सौर मिशन, इसका लक्ष्य 2022 तक 100 जो है मेगावाट जो है सौर ऊर्जा उत्पादन का प्राप्त करना था। राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता मिशन है, ग्रीन इंडिया मिशन है। उसके बाद जो है 100 नहीं 1 लाख मेगावाट था, 1 लाख मेगावाट 100 गीगावाट था। ग्रीन इंडिया मिशन है, अस्थायी निवास पर राष्ट्रीय मिशन है, राष्ट्रीय जल मिशन है। इस सब की व्याख्या 2-2 लाइन में कर दिया गया है, PDF पढ़िएगा। उसके बाद सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, हिमालय परिस्थिति तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन, रणनीति ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन, ये 8 मिशन की शुरुआत की गई जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए। तो यही सब सारे प्रयास है। अब इसी को जो है बारीकी से रखना है। अब जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्या भूमिका है, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका जो है, अब जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से सौर ऊर्जा को खपत कम कर सकते हैं। दूसरा है नवीकरणीय ऊर्जा में सोलर पंप से सिंचाई कृषि क्षेत्र में कम किया जा सकता है। जैविक कृषि को बढ़ावा देकर कम किया जा सकता है। बैटरी चालित वाहन को कम करके बढ़ावा देकर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को कम करके ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन को कम किया जा सकता है। ग्रीन हाउस
उसका वन रोपण को बढ़ावा देकर, इन सब माध्यमों से आपको ग्रीन हाउस जो है गैसों के उत्सर्जन को कम करना होगा। स्वच्छ घरों में स्वच्छ रसोई ईंधन को बढ़ावा देकर, सीएनजी वाहन को बढ़ावा देकर, भारत सरकार कर रही है ना कि सीएनजी वाहन को बढ़ावा दे रही है, बैटरी चालित वाहन को बढ़ावा दे रही है, सोलर पंप सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है, हाइड्रोजन ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है, जैव ईंधन को सरकार बढ़ावा दे रही है। सब विज्ञान प्रौद्योगिकी है। डिजिटल उपकरण को बढ़ावा सरकार दे रही है और इस सब के माध्यम से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को जो है कम किया जा रहा है। तो ये स्थिति है। बाकी जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए क्या क्या प्रयास है, ग्रीन हाउस या जलवायु परिवर्तन से निपटने में विज्ञान प्रौद्योगिकी क्या भूमिका है, हम प्राकृतिक संसाधन में डीपली बताएंगे, एक ही साथ सब पढ़ाएंगे ताकि आप लोगों को भी अलग अलग मेहनत न करना पड़े। अब हर जगह एक ही चीज को बार बार लिखेंगे तो पेज बड़ा हो जाएगा। पीडीएफ के आकार को छोटा करना है और एक ही जगह सब चीज अगर बताएंगे ज्यादा समझ में आएगा। तो ये स्थिति है, फिर भी मोटे तौर पे बता दिए हैं, आगे हम देखेंगे।